सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज 25 दिसंबर है 2023 जब हम आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो निश्चित रूप से क्रांतिकारी होगा, लेकिन आज का ऐतिहासिक दिन को ज़रूर हमें याद कर लेना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और मनुस्मृति दहन करते समय बाबा साहब ने क्या कुछ समाज को संबोधित किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में पेज नंबर 98 से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे तो एक लंबा सा स्पीच बाबा साहब का है और उसके बाद 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया जाता है। तो वो जो बाबा साहब का स्पीच है वो लगभग 9 भागों में डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम ऑलरेडी इस आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, वो स्पीच सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश हिंदी में लिखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर संदेश हिंदी में लिखिएगा, ब्रैकेट में कर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप उस बाबा साहब के स्पीच को सुन सकते हैं जो स्पीच बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को दिया था। अभी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश किस विषय को लेकर होने वाला है, सीधे हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा जो लाभ आपको होगा वो ये होगा कि आप जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे बाबा साहब के स्पीच को या बाबा साहब के दिए गए संदेश को, तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यानी कि नोटिफिकेशन जैसे 5 बजे सुबह डॉक्टर अंबेडकर संदेश अपलोड करते हैं, ठीक 5 बजे वो संदेश आप तक पहुँचेगा। फिर आपकी जब मर्जी हो उस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच कर सकते हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब को जानने का सबसे बढ़िया ठोस माध्यम है डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो हम नियमित प्रसारित कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से नियमित संदेश प्रसारित किया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप बेल आइकन के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश और आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब इसी आह्वान और निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बाबा साहब आज के स्पीच में ये एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्यों महाराष्ट्रियन क्यों पिछड़ जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग क्यों पिछड़ जाते हैं। इसी विषय को कल भी हम लेकर आए थे, आज दूसरा भाग है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 161 से 163 तक 2 भागों में यहाँ पर ब्रेक किया गया, लंबा स्पीच होने की वजह से। 4 अगस्त 1938 को ये भाषण बाबा साहब ने दिया था। और आइए हम सीधे ले चलते हैं, बाबा साहब का जो शेष स्पीच है उसे हम लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर बाबा साहब के स्पीच से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर खरे का स्वागत करने के लिए उनके कुछ मित्रों ने 4 अगस्त 1938 को भारत सेवक समाज के दीवान खाने में एक दावत का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस स्वागत समारोह में अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विद्वतापूर्ण भाषण दिया था। लोकतंत्र की सच्ची संकल्पनाओं और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझाया। उनके कथन पर आज हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। इस अवसर पर तुलजापुरकर और डॉक्टर खरे के भी भाषण हुए। समारोह में श्री जोशी, गोपाल राव देशमुख, डॉक्टर वार्ड वालिमा, मुंबई के प्रतिष्ठा प्राप्त डॉक्टर्स, वकील और नागरिक उपस्थित थे। दावत के बाद सभा के कामकाज की शुरुआत कर श्री दाजी साहब तुलजापुर ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम अध्यक्ष पद के लिए सुझाया
और बाबा साहब ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए क्या कुछ कहा, आइए शेष भाग हम आपको बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव करने का हक, अधिकार और काम मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि अपना है। ये वर्किंग कमेटी का कहना है। सामुदायिक जिम्मेदारी का सिद्धांत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वर्किंग कमेटी द्वारा मंत्रियों के शासन के बारे में भी एक बात हक में होने की बात कही गई है। वर्किंग कमेटी का कहना है कि किसी मंत्री को शासन देना है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार वर्किंग कमेटी जैसी संस्थाओं, बाहरी संस्थाओं का है। गृहस्थ ही हम ये जानते ही हैं कि लेकिन जिम्मेदार राजनीति का यही स्वीकृत विद है कि जिन्होंने चुनाव में जिता दिया उनके अलावा अन्य किसी के प्रति मंत्री को जिम्मेदार नहीं रहना है। लेकिन वर्किंग कमेटी ने मतदाताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। वर्किंग कमेटी की शायद यही सोच है कि मतदाता कुछ नहीं होता। संक्षेप में वर्किंग कमेटी ने मतदाताओं को चूहे जितनी हैसियत अदा की है। तय दिन वह आए, ताकीद के अनुसार अपना वोट दर्ज करें और फिर लात खाकर फिर पिंजड़े में अपनी जगह जाकर बैठे। बस इतना ही उसका काम है, इतनी ही उसकी भूमिका है। वर्किंग कमेटी द्वारा अमल किए गए सिद्धांतों का अर्थ बस इतना है। मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों के लिए डॉक्टर खरे की लड़ाई जारी है, इसीलिए मैं उनका स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर खरे महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे 1937 में। अब उन्हें पदच्युत कर दिया गया है और वो इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब उनके साथ खड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी इस लड़ाई में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। आखिर में एक दो साधारण बातें बताकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। ये बातें बताते हैं डॉक्टर खरे के कुछ वाक्यों का जिक्र मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से मुझे माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में ही रहने वाले हैं, कांग्रेस में ही ये कर दिया। टोली ने हमारे साथ इतना नीच बर्ताव किया कि उस टोली से हमें भिड़ना है। ये बात यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर डॉक्टर खरे के बारे में कहते हैं। डॉक्टर खरे ने ये स्टेटमेंट दिया है, अर्थात अगर भी ऐसा करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उन्हें इस काम में कितनी सफलता मिलती है इस बारे में मुझे संदेह है। डॉक्टर खरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, तब उनके हाथ में यह अधिकार थे। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सम्मान का स्थान प्राप्त था, उनके पास वैभव था। लेकिन इतनी बातें बस में होने के बावजूद वर्किंग कमेटी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। फिर अब केवल कांग्रेस पक्ष के एक सामान्य सदस्य के रूप में वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका धैर्य अधिकार के पद पर रहते हुए नहीं बल्कि उस पद से पदच्युत होने के बाद ही प्रकट होता है। डॉक्टर खरे भी हो सकता है ऐसे ही अपवादात्मक व्यक्ति के धनी हो। मैं यहाँ राजनीतिक प्रचार पाने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे यहाँ अपने पृथक मजदूर पक्ष के लिए सदस्य पाने के लिए भी भाषण नहीं देना है। हालांकि एक बात मैं साफ तौर से और मन से कहना चाहता हूं कि तुम अगर लोकतंत्र चाहते हो तो तुम्हें बातें करनी होगी, दो बातें करनी होगी। दो बातें कौन है, आइए जानते हैं। पहला, लोकतंत्र के लिए जरूरी पहली बात है पक्ष पद्धति। दो पक्ष होने चाहिए जिनमें से एक सत्ता में होगा और दूसरा विपक्ष में। विरोध करने वाला विपक्ष ना हो तो जनता के कामकाज में ध्यान नहीं दे सकेगी, यानी कि जनता देश के कामकाज में ध्यान नहीं दे सकेगी। इसलिए विपक्ष का होना बेहद जरूरी, यहां पर बाबा साहब कहते हैं। विरोध करने वाला विपक्ष ना हो तो जनता देश के कामकाज में ध्यान नहीं दे सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है जब सरकार कोई विधेयक लाती है, बिल लाती है, सरकार कोई कानून बनाती है, तो यदि उसमें खामियां हैं, कमियां हैं, तो विपक्ष उन कमियों को उजागर करने का कार्य करता है। और जब विपक्ष उन कमियों को उजागर करता है, जनता तब जागरूक होती है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर इस बात के पक्षधर हैं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं। हम आप सभी वोटर्स हैं, देश के नागरिक हैं, बहुजन समाज के हैं, और बहुजन समाज को चाहिए कि उसकी शासन सत्ता स्थापित हो। ये बाबा साहब का अधूरा सपना भी है। तो बाबा साहब का अधूरा सपना कैसे पूरा होगा? आपके वोट की ताकत की बदौलत ही पूरा होगा। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। यदि हम शासन सत्ता स्थापित न कर सके तो मजबूत विपक्ष के रूप में हमें खड़ा कर देना चाहिए। अपने राजनीतिक दल, अपने
पक्ष को इतनी मजबूती आप दें, अगर वो शासन सत्ता ना हो तो मजबूत विपक्ष बनकर रहे, इतना तो हमें कर ही देना चाहिए। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है, हम पूरी कोशिश करें कि हमारा पक्ष शासन सत्ता में सीधे स्थापित हो, हमारी वोट की बदौलत। लेकिन यदि ऐसा ना हो सके तो हम मजबूत विपक्ष बनकर भी समाज की सेवा कर सकते हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, इतना ही नहीं किसी मसले के दो पहलू हैं, ये दिखाना ही राजनीतिक व्यक्ति का काम है या कहें कि कर्तव्य होता है। ऐसा हाल ही में स्टेटसमैन नाम के अंग्रेज कूटनीतिज्ञ ने कहा है कि भले उस मसले के दो पक्ष हों या ना हो, हर सवाल के दो पहलू होते हैं। ये हमें समझना होगा। कांग्रेस जो बता रही है वह इस सवाल का एक पहलू हुआ, उसका दूसरा पहलू नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। एक और बात हमें सीखनी पड़ेगी कि हमेशा सरकार को कसौटी पर कसे बगैर लोकतंत्र का सुरक्षित रहना संभव नहीं है। राजतंत्र था एक सत्ता और लोकतंत्र लोगों की सत्ता के बीच फर्क क्या है? यह बेहद जरूरी प्रश्न यहाँ बाबा साहब ने रखा है। लोकतंत्र या लोगों की सत्ता के बीच फर्क क्या है, मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है? यहाँ पर ये प्रश्न है। राज्य विज्ञान के पंडित इसकी क्या परिभाषा देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक राजनीतिक के नाते मुझे इसमें यही फर्क दिखाई देता है कि राजतंत्र में सरकार की कसौटी या पूछताछ कभी नहीं होती। एक बार स्थापित होने के बाद वह हमेशा के लिए चलती रहती है, फिर चाहे वह हिंदी संस्थानों की तरह वंश परंपरा के अनुसार चले या कुछ यूरोपीय देशों की तरह विशिष्ट तानाशाही पद्धति से चले। वह चाहे जिस तरह चले, एक बात साफ है कि वह ये कि लोकतंत्र में सरकार के लिए हर पल कसौटी का होता है। हर दिन सरकार को अपने अस्तित्व का समर्थन देते रहना पड़ता है, अपनी हर कृत्य की योग्यता के बारे में जवाब देते रहना पड़ता है। जवाबदेही होती है लोकतंत्र में। बाबा साहब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता के प्रति प्रतिनिधियों का जवाबदेही बनता है, शासन सत्ता में स्थापित पक्ष का जवाबदेही बनती है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, उन्नति होनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता हो तो प्रगति होनी चाहिए। इसी तरह की आपकी अगर इच्छा है तो सब लोग एक ही संस्था से चिपक कर ना रहें, फिर और लोग जो चाहें कहें, आप उसकी फिक्र न करें। मेरे कर्तव्य के लिए, मेरी बुद्धि के लिए योग्य जगह कांग्रेस में मिल नहीं पा रही है, इसलिए मैं कांग्रेस में नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे वहाँ सबके बीच छिपा देना किसी के बस की बात नहीं है। मैं कांग्रेस में नहीं जाता, उसकी वजह ये है कि मुझे उस संस्था से अलग रहना ही मुझे आवश्यक लगता है। समीक्षक की भूमिका अपनाते हुए हर मसले का दूसरा पहलू उजागर करना मुझे बेहतर लगता है। जनता को धोखा न देना, जनता को कोई धोखा न दे सके, इसीलिए मुझे ये काम अच्छा लगता है। बाबा साहब जनता को कोई धोखा न दे सके, इसलिए समाज को लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि अपने लोगों की चारित्रिक विशेषता एक बार फिर प्रकट हो रही है। इसका मुझे आजकल एहसास होने लगा है। इंग्लैंड में चल रही जिम्मेदार राजनीतिक सत्ता अपने देश में भी स्थापित करने के लिए हमने संघर्ष किया और अपने संविधान में उसे शामिल करवाया, लेकिन लगता है कि ये राज सत्ता कुछ अलग ही और विशिष्ट रूप धारण करती जा रही है। कई सालों से हमें एक जिम्मेदार राजनीतिक सत्ता नहीं मिली है। अब तक हम पर राजाओं का ही शासन चलता रहा है। अपना भविष्य किसी और के हाथों सौंपकर निश्चित हो जाना हमारी आज तक की खासियत रही है। अपना मालिक ही अपना भगवान है और उसकी पूजा करते रहना ही अपना धर्म है, ये हमारा आज तक का भाव रहा है। हमारी यही खासियत आज एक बार फिर स्थापित होने की राह पर है। मालिक जो कहे वही सही, उसके काम की समीक्षा करना, उसके खिलाफ बोलना हमारा काम नहीं। मतदाता का ऐसा सोचना इसी सोच की देन है। ऐसी अंधभक्ति से राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। बाबा साहब कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीति को अमल में लाना हो तो सरकार की कसौटी पर कसने के लिए सहजता से अपने रुख को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए तैयार जन समुदाय की जरूरत होती है। इस तरह का जन समुदाय अगर निर्माण ना हो तो शायद अंग्रेजों से हम जो सत्ता हासिल करेंगे वह बहुजन समाज के हाथ में आने के बजाय किसी गिरोह के हाथ में जाएगी
और पता चलेगा कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आखिर मैं डॉक्टर खरे से इतना ही कहना चाहूँगा कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि बहुजन समाज को राजनीतिक नज़रिए से महत्वपूर्ण मसलों पर जहाँ तक संभव है समर्थन दे सकें। ये मसला पक्ष विशिष्ट राजनीति की सीमा से हटकर है, इसीलिए इसका ताल्लुक सबके साथ है। डॉक्टर खरे की इस लड़ाई में उनकी संपूर्ण सफलता की कामना मैं करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद डॉक्टर खरे का भाषण हुआ, उसके बाद श्री जोशी द्वारा छोटा सा भाषण और धन्यवाद ज्ञापन के बाद समारोह संपन्न हुआ। सम्मानित साथियों, इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब समापन की ओर है। आज का पहला प्रश्न लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्किंग कमेटी के बारे में क्या बताया है। दूसरा है राजतंत्र और लोकतंत्र या लोगों की सत्ता के बीच क्या फर्क है, आप भी बता सकते हैं। हमें इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन प्रश्नों का जवाब जल्द ही देंगे। सम्मानित साथियों, हमें उन साथियों का प्रेम स्नेह लगातार मिल रहा है। कई साथी लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को फुल्ली वॉच करते हैं, सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, और वहाँ देखकर हमारा मनोबल बढ़ता है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इसी तरह से मनोबल आप आगे भी हमारा बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समापन से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में निर्माणाधीन है। आप भी दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम आप सभी के मार्गदर्शन में तथा परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।